और जब से देश आजाद हुआ, ज्यादातर भारत के शिक्षा मंत्री जो वो हुए तो वो एक खास मुस्लिम समुदाय से। इसलिए वर्तमान शिक्षा में आप संस्कारों की यदि बात करें तो मुझे लगता ये बड़ी बेईमानी होगी। और बच्चों को यदि वो भविष्य बनाना भी चाहे तो उनके परिवार, उनके गार्जियन उसके लिए सहमत नहीं होते हैं। नमस्कार। आज हमारे बीच में सेवा मंदिर इंटर कॉलेज के प्राचार्य, प्रधानाचार्य, सहकार भारती के प्रदेश मंत्री सतीश चंद्र कठेरिया जी मौजूद हैं। सतीश चंद्र कठेरिया जी विभिन्न आयामों में, विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिकता से भरे हुए कार्य सदैव करने में तत्पर रहते हैं और इसी तत्परता के तहत वरिष्ठ शिक्षक से प्राचार्य पद पर प्रोन्नत हुए हैं। आइए जानते हैं कि शिक्षा को लेकर आपके विचार क्या हैं और क्या किन सुधारों की आवश्यकता है, इस पर चर्चा करते हैं। भाई साहब, आपका पारदर्शी समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। प्राचार्य बनने की एक बड़ी जिम्मेदारी, प्राचार्य बनने के बाद पूरा विद्यालय प्रबंधन अब आपके हाथ में ही आ जाता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल में हमको आमंत्रित किया। ये तो सत्य है कि जब भी कोई नई जिम्मेदारी मिलती है और किसी संस्था की जब आपको जिम्मेदारी मिलती है और खासकर जब शिक्षा का कोई संस्थान हो तो आपकी जिम्मेदारी के साथ साथ चुनौतियां होती, क्योंकि स्टाफ जहां आपने सर्विस की और एक लंबी सर्विस के बाद तमाम आपके जूनियर होते हैं, तमाम समकक्ष होते हैं, तमाम कर्मचारी होते हैं और ये हमारा कॉलेज ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कॉलेज है। इस नाते छात्र संख्या भी लगभग 1250 है। इतने 1250 बच्चों के अभिभावक और स्टाफ के साथ सामंजस्य बनाकर संस्था का संचालन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मेरी कोशिश है कि हमारा जितना शिक्षक और कर्मचारी स्टाफ है कॉलेज का, उन सबके साथ सामंजस्य बैठाते हुए संस्था को आगे कैसे ले जाया जाए, शिक्षा की गुणवत्ता पर हम गुणात्मक परिवर्तन कैसे करें। विगत 15 वर्षों में हम बिल्लौर तहसील में हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में हमारा छात्र तहसील टॉप लगातार आता रहा। अब हमारा एक लक्ष्य है कि अब हम तहसील से निकलकर कम से कम कानपुर महानगर में हमारा बच्चा टॉप 10 में स्थान बनाए। ऐसा हमने अपने पूरे स्टाफ के साथ और अभिभावकों के साथ बैठक कर एक मैप बनाया है और कोशिश है कि हम इसमें कामयाब हों। जी, जैसे कि अगर हम शिक्षा की बात करें तो लॉर्ड मैकाले, जिन्होंने शिक्षा में सुधार के नाम पर पूरा शिक्षा पद्धति को बदल दिया था, और वर्तमान शिक्षा की अगर हम बात करें तो व्यावसायिक शिक्षा की तरह ही वर्तमान शिक्षा है। यही लॉर्ड मैकाले का सपना भी था और वो सपना आज पूरी तरह से उनका पूरा हो गया है। क्या हम बच्चों को, जैसा कि अभी आपने कहा कि हमारा टॉप 10 में है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे के विद्यालय के जो छात्र हैं अपनी 10वीं में अपनी रैंकिंग को और बेहतर करें, और आप प्रयासरत भी है उसके लिए, लेकिन क्या ये शिक्षा केवल हम व्यावसायिक शिक्षा ही दे पा रहे हैं? क्या ऐसा कुछ है या हम इसमें कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं? जहां तक लॉर्ड मैकाले की बात है और व्यवसायिक शिक्षा की बात है, दोनों टॉपिक अलग अलग है। लॉर्ड मैकाले ने अपनी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अपनी सरकार के माध्यम से एक ऐसा मसौदा तैयार किया कि हम भारत पर एक लंबे समय तक राज कैसे करें और उसके लिए हमको अपने देश से कम लोगों को लाने की आवश्यकता पड़े। तो उसने अंग्रेजी शिक्षा को भारत पर थोपा, क्योंकि वो लॉर्ड मैकाले और उनके शासक ब्रिटिश हुकूमत के लोग
हिंदी को ना जानते थे, ना समझते थे, ना उसका अर्थ समझ पाते थे। इसलिए उन्होंने ऐसा प्रयास किया कि अपने गिने चुने लोगों के माध्यम से एक ऐसी कोर कमेटी तैयार की कि वो देश को एक लंबे समय तक कैसे गुलाम बनाए। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन इस देश में थोपा और काफी हद तक वो सफल भी हुए। अब व्यावसायिक शिक्षा जो है वो टेक्नोलॉजी की शिक्षा है। हम सबको टेक्नोलॉजी पर बढ़ना तो चाहिए, लेकिन एक सीमित क्षेत्र तक नहीं। वर्तमान सरकार ने जो स्किल इंडिया पर आधारित स्किल एजुकेशन का टॉपिक लिया है और ये नई शिक्षा नीति का जो गठन हुआ वो पीछे बीते हुए समय की जो कम्युनिस्ट विचारधारा थी उसको बदलने का प्रयास किया कि देश वर्तमान नहीं भविष्य को देखते हुए अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसे शिक्षा दे पाए। तो उस पर आज नई शिक्षा नीति में स्किल डेवलपमेंट पर बहुत बड़ा फोकस है, क्योंकि अब हम साक्षरता के लिए पढ़ाई नहीं कर, केवल नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं कर। अब माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये सपना है कि हम जो छात्र निकालें वो कुशल शिक्षा विधि होने के साथ साथ कई क्षेत्रों में निपुण भी हो। यदि उसको कल गवर्नमेंट जॉब ना मिले तो वो प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी करने की बजाय अपना व्यवसाय शुरू कर सके। तो आज की डेट में मेरे देश की और प्रदेश की जो सरकारें हैं नई शिक्षा पर जो बच्चों को, और आप देखते हैं छोटा सा बच्चा जा रहा है पेट पर बहुत भारी बोझा लिए जा रहा है, तो नई शिक्षा नीति पर इस पर जोर दिया गया है कि शिक्षा को खेलते खेलते कैसे हम बच्चे को सिखा सकते हैं। बैग रहित शिक्षा का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लिया है, और निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाली जो नई शिक्षा नीति है देश की दशा दिशा दोनों परिवर्तित करने का काम करेगा। और जो बीते हुए कल की शिक्षा थी वो एक काला अध्याय बनकर रह गया है। अब देश उससे बहुत आगे निकल चुका है, ऐसा हमारा मानना अच्छा, जैसे प्राचीन शिक्षा प्रणाली हमारा चारित्र निर्माण करती थी, है। हमें संस्कार सिखाती थी। क्या ये जो नई शिक्षा प्रणाली है इसमें हम क्या चारित्रिक निर्माण जैसा व्यक्ति को हम चरित्रवान बनाना, जो एक राष्ट्र की पूंजी होती है, क्या हम इस पर कुछ कार्य करने जा रहे हैं? प्राचीन शिक्षा का जहां तक विषय है एक लंबे दौर की बात है, और उस समय संसाधन कम थे और जनसंख्या भी बहुत एक सीमित थी। तो उस समय गुरुकुल एजुकेशन का चलन था और बच्चा समाज से दूर रहकर जंगलों में गुरुकुल हुआ करते थे। उन गुरुकुलों में रहकर उसको आवासीय शिक्षा का रूप दीजिए। प्राचीन शिक्षा की बजाय अगर हम उसको आवासीय शिक्षा कहें तो मुझे लगता है ये ज्यादा कारगर होगा। बच्चा उसी कैंपस में रहता था, खुद भोजन पकाने की व्यवस्था करता था, गुरुकुल में उसको लकड़ी लाना पड़ता था, राशन लाना पड़ता था। तो जब बच्चे अपने आप जीने की कला सीखता है तो व्यक्ति स्वावलंबी होता है, और स्वावलंबी जब होता है तो आप ये समझिए वो हर एक क्षेत्र में काम करने के लिए निडर होता है, और उसका एक अपने आप में ये कह सकते हैं कि संकल्पित होता है। जैसे एक पिता अपने पुत्र को सक्षम बनाने के लिए बच्चे को रास्ता तो बताता है लेकिन चलकर नहीं जाता, पहले वो बच्चे को भेजता है। जबकि उसी जगह पर माता की ममता को देखिए, अगर पथरीला रास्ता है तो पहले माता आगे जाती है और बच्चा पीछे पीछे जाता है। नतीजा ये होता है कि माता के द्वारा परवरिश किया गया बच्चा कभी भी घर परिवार समाज से दूर रहने में उसको बड़ी कठिनाई होती। तो जब गुरुकुल की शिक्षाएं होती थी, चाहे वो मुगल कालीन शिक्षा हो, चाहे वो बौद्ध की शिक्षा हो, चाहे वो गुरुकुल की वैदिक शिक्षा हो, जब व्यक्ति एक कैंपस में रह के शिक्षा ग्रहण करता है तो 100% स्वावलंबी होता है और वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। अब आ जाइए वर्तमान की शिक्षा पर। वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली थी ये सब कम्युनिस्टियों की एक सोच थी कि देश को आगे नहीं बढ़ने देना है। उनकी लाल टोपी की विचारधारा देश पर थोपी गई, और जब से देश आजाद हुआ ज्यादातर भारत के शिक्षा मंत्री जो वो हुए तो वो एक खास मुस्लिम समुदाय से हुए। तो उन्होंने जीवन भर एक ही चीज पढ़ाया कि अकबर महान था।
उन्होंने देश को ऐसी शिक्षा की दिशा को नहीं तोड़ा कि आगे चलकर छात्र स्वयं स्किल्ड हो सकें, स्वावलंबी हो सकते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को इतना बढ़ाएं कि वो केवल नौकरी पर आश्रित ना रहें, स्वयं कुशल तकनीकी शिक्षा पर काम कर सकें और अपने क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करें, राष्ट्र का निर्माण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी हम तब अपना सकते हैं जब हम स्वयं कुछ करने की संकल्पना करते हो और काम करने के लिए संकल्पबद्ध हो और काम करना जानते हो। तो जिस दिन स्किल डेवलपमेंट पर न्यू पॉलिसी लॉन्च हो जाने दीजिए, आपको आने वाले 10 सालों में ऐसा रिजल्ट दिखेगा कि भारत विश्व में अपना एक अलग स्थान बनाएगा और जो देशों को लगता है कि भारत हम पर आश्रित है, विश्व के लोग भारत से बहुत कुछ सीखेंगे। भारत कल भी विश्व गुरु था, आज भी विश्व गुरु है, आने वाले समय में भी विश्व गुरु बना रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। जैसे कि शिक्षा का आपने कहा कि गुरुकुल में आवासीय शिक्षा की व्यवस्था थी जिससे उनका चरित्र निर्माण होता था। अब यहीं पे अगर हम बात करें तो आप चूंकि सहकार भारती के प्रदेश मंत्री भी हैं और बतौर सहकार भारती अगर हम बात करें तो बच्चे गुरुकुल में रहकर सहकारिता सीखते थे और स्वावलंबी बनते थे। आपके सहकार भारती का मूल मंत्र भी है स्वावलंबन से समृद्धि। तो आज भी छात्रावास व्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा का स्तर लगातार निरंतर गिरता जा रहा है। तो ये सहकार भारती की जो परंपरा है, सहकारिता जो परंपरा है, इस पर आज की शिक्षा प्रणाली को देखते हुए कैसे लागू किया जा सकता है? ये वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है सुशील जी, वो व्यवसाय शिक्षा को लोगों ने व्यवसाय अपना लिया है जी। हम बहुत धनवान तो हो सकते हैं, आजकल बोर्डिंग आवासीय विद्यालय आपने कहा 100% है, तमाम बोर्डिंग विद्यालय हैं, लेकिन बोर्डिंग विद्यालयों में केवल बच्चा घर से दूर रहने के लिए पढ़ रहा है, संस्कारित होने के लिए नहीं पढ़ रहा है। क्योंकि इस भागम भाग जिंदगी में पति पत्नी दोनों सेवा में है या दोनों व्यवसाय में है, तो उनको लगता है मैं बच्चे की परवरिश नहीं कर सकता। पहले गुरुकुल में गुरु और माता दोनों मिलकर छात्रों को संस्कारवान बनाते। आज देश के बड़े बड़े शिक्षालय, बड़े बड़े संस्थान वो हॉस्टल तो चलाते हैं, हॉस्टल में आया उनका परवरिश करती है, गुरुकुल की माता नहीं करती। पहले गुरु की धर्म पत्नी ही उन बच्चों की देखरेख करती थी। इससे सामंजस्य में उस सहकारिता का मतलब है आपस में मेल जोल करके रहना। आज उन छात्रावासों में आप देखिए 90% सुसाइड के केस होते हैं, क्योंकि बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, परिवार से दूर रहता है, वीडियो कॉलिंग पे बात होती है, माँ बाप को बच्चे से मिलने का फुर्सत नहीं है। तो सहकार हुआ काम, सहकार भारतीय कोऑपरेटिव पर काम करती है और हमारा मूल मंत्र है आपस में मिलजुल कर रहना। समाज का अच्छा निर्माण कब हो सकता है? जब हम एक जगह बैठकर कई समुदाय, कई समाज, कई धर्मों के लोग एक पटल पर बैठते हैं और आपस में चर्चा करते हैं, तो उससे निष्कर्ष निकलता है, उससे परिवार और समाज का गठन होता है। लेकिन आजकल बड़े उद्योगपतियों के शिक्षालय हो गए, बड़े बड़े संस्थान हो गए, वहां केयर टेकर है, ना कि संस्कारवान बनाने वाले परिवार। इसलिए वर्तमान शिक्षा में आप संस्कारों की यदि बात करें तो मुझे लगता ये बड़ी बेईमानी होगी। बच्चा संस्कार परिवार से सीखता है। अब बच्चा पढ़ने का समय है तो हम आप टेलीविजन चला रहे हैं, एक घर में रहने के बावजूद बाप बच्चे से बात नहीं करता, बच्चा बाप से नहीं करता, माता से नहीं करता, सब लोग मोबाइल में व्यस्त हैं। तो जब हम घर में रह के सहकार नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो कारपोरेट के विद्यालय हैं, उन्होंने केयर टेकर रखे हैं, आपको समय से खाना मिलेगा, समय से बेल बजेगी, आपको समय से क्लास जाना है, तो उन्होंने आपको संस्कार कहां सिखाए? नई शिक्षा नीति में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही अमेंडमेंट जोड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि अब जो बच्चा शिक्षा से पढ़कर निकले वो संस्कारवान हो, सामर्थ्यवान हो, सशक्त हो, स्वयं का निर्माण करे, परिवार का निर्माण करे और राष्ट्र का निर्माण करे और राष्ट्र के लोगों का सम्मान करे। ऐसी शिक्षा का मसौदा
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गठित हुआ है, वो मुझे लगता है बहुत जल्द इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। एक और अंतिम प्रश्न, अगर आपको मौका मिले तो आप शिक्षा में कौन कौन से सुधार करना चाहेंगे? यदि हमको शिक्षा के क्षेत्र में करने का सरकार में कभी मौका मिला तो सबसे पहले तो आवश्यकता है कि शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त जिन कार्यों में लगाया गया है, मुझे लगता है इन कार्यों से शिक्षकों को मुक्त कर देना चाहिए, पहला काम। दूसरा काम यह है कि शिक्षा को लचीला होना चाहिए। हमारी सरकारों ने शिक्षा को इतना जटिल बना दिया है, अगर अभी पशु गणना का काम कराना हो तो चीफ सेक्रेटरी के पास प्रिंसिपल सेक्रेटरी पशुपालन जाता है और ये कहता है कि साहब हमारे पास स्टाफ कम है, आप माननीय शिक्षा मंत्री जी के यहाँ से एक सर्कुलर जारी करा दीजिए और ये काम बड़ा आसान हो जाएगा। और विद्यालयों में पढ़ाई तो होती नहीं साहब, वहां बच्चे नहीं है। तो हमारे शिक्षकों के प्रति और संस्थाओं के प्रति ये दृष्टिकोण डेवलप कर दिया गया है कि शिक्षक पढ़ाता नहीं है और विद्यालयों में बच्चे नहीं है, इनको अलग कार्य में लगा दिया जाए। तो मुझे लगता है यदि शिक्षक को शिक्षा के लिए काम करने का मौका मिले और भविष्य में यदि मुझे कहीं ऐसा मौका मिलता है कि शिक्षा का दायित्व मुझे मिलता है प्रदेश या देश में काम करने का, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको अमूल चूल नहीं 100% 100 के गुणात्मक में परिवर्तन मैं लाऊंगा। क्योंकि शिक्षक को यदि सम्मान मिल गया तो आप समझिए शिक्षा कहां से कहां पहुंच सकती है। आज के वर्तमान परिवेश में कोई भी शिक्षक को सम्मान देना नहीं चाहता। यदि आपके घर में कोई ट्यूटर पढ़ाने आता है तो आपने ये तय कर लिया है कि उसको मैं 5,000 रुपए देता हूं, तो उसकी ड्यूटी 1 घंटे पढ़ाना, वो चाहकर भी आपको 1.25 घंटे नहीं दे सकता। आप यदि शिक्षक को ये कह दें गुरुजी आपको ये बच्चा बनाना है, तो मुझे लगता है कि गुरुजी उसमें अपना पूरा शरीर और समय खपा देंगे और आपके बच्चे के संस्कारवान और समर्थवान बनाएंगे। तो मुझे जब भी मौका मिलेगा शिक्षकों को अतिरिक्त कार्यों से विमुक्त करूंगा और शिक्षकों को एक समाज में सम्मानजनक पोस्ट होने के साथ समाज को बोध हो कि शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। आज हम लोग हैं, हम लोगों ने जब भी स्कूल में पढ़ाई की तो आज भी अगर गुरुजी कहीं मिल गए तो हम लोग पैर छूते हैं और ये कहते हैं गुरुजी आज जहां भी हूं मैं आपकी बदौलत हूं। आप वर्तमान में परिवेश में देखिए, क्लास से बाहर निकलने के बाद बच्चा अपने टीचर को नमस्ते करने में तो नहीं समझता है, शिक्षक उपहास हो गया। तो जिस दिन समाज और हम सब मिलकर शिक्षक को शिक्षक बना देंगे उस दिन 100% शिक्षा की स्थिति में सुधार होगा और समाज में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच का जो संबंध है वो आप सबको परिलक्षित दिखाई देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बढ़िया। शिक्षा में जो गिरावट आई है उसके लिए कहीं ना कहीं परिवार भी जिम्मेदार है। उन्होंने भी शिक्षक को केवल एक व्यवसाय की तरह ही लिया है। जैसा कि आपका दर्द था कि शिक्षक का जो सम्मान पहले हम लोगों ने किया, अपने शिक्षकों का सम्मान, वर्तमान में वो शिक्षकों को सम्मान नहीं मिल रहा है। और बच्चों को यदि वो भविष्य बनाना भी चाहे तो उनके परिवार, उनके गार्जियन उसके लिए सहमत नहीं होते हैं। वो केवल और केवल धन दे करके, धन के लिए जितनी शिक्षा कही है सिर्फ उसके अलावा उन्हें और कुछ पसंद नहीं है। कि जो अतिरिक्त कार्यों में सरकार ने लगा रखा है, यदि हम उनको बंधन से मुक्त करेंगे तो ही वो बच्चों की देखभाल कर पाएंगे। और जब बंधन से मुक्त नहीं होंगे तो वो केवल और केवल शिक्षा एक फॉर्मेलिटी का रूप बन गया है और वो अपने अपनी ड्यूटी की तरह उसको निभा रहे हैं। गुरु और शिष्य, जो शिष्य का तालमेल है वो पूरी तरह से समाप्त होता जा रहा है। इसको दोबारा से गठित करने के लिए शिक्षक और छात्र के बीच के संबंध को पुनः जागरूक करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद।